जरा सा मुझे ब्रेन गुरुजी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं। 70% स्टूडेंट्स इंडिया में स्ट्रेस में जा रहे हैं। एक रेपुटेड स्कूल के अंदर 5वीं क्लास का बच्चे ने ये क्यों हो रहा है इतना सब कुछ। brainguruji.com नाम के एक ऐप को डेवलप किया जिसमें आज स्ट्रेस, डिप्रेशन और इस तरीके के एंजाइटी में जाना, पेरेंट्स के साथ अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग ना होना, तो इसके रीज़न क्या है? सोशल मीडिया। तो उससे दूर करने के लिए हम लोगों ने इसमें प्रोग्राम ऐड किए हुए हैं जिससे बच्चों को बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं और ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं बच्चे से। कौन सी 4-5 चीजें हैं जिसके थ्रू आप ब्रेन पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं? टीचिंग हो रहा है ना स्कूल में, वो लेफ्ट ब्रेन बेस्ड होता है। 99% पावर हमारे राइट ब्रेन में होती हैं और राइट ब्रेन को एक्टिव करना, उसे यूज़ करना, इसके लिए फिर अब कुछ एक्सरसाइजेज है, ब्रेन जिम बोलते हैं। तो मैं जैसे आपसे ये करने की बोलता हूँ 5-1-1-5-5-5 एक साथ करना है। ऐसे? हाँ ऐसे ऐसे नहीं, अपन से तो दोनों हाथों में अलग अलग मूवमेंट हो रहा है। अच्छा ठीक है, मतलब मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ तो दिमाग ये कह रहा है यार इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, क्योंकि ट्रेन। और सबसे मुश्किल है एक हाथ को आगे घुमाना और एक हाथ को पीछे घुमाना। हाँ, ये बहुत वो मुश्किल भी। एक्सरसाइज है। हाँ। ज्यादातर लोग इस तरीके से साइकिल चलाएंगे, है ना, हाँ। रिवर्स या फॉरवर्ड। तो ये ब्रेन जिम का पार्ट होता है जहाँ विजुअलाइजेशन पावर बढ़ने लगता है, जो राइट ब्रेन करता है हमारा काम। जहाँ जहाँ ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है वहाँ फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है उन लोगों को स्पेशल। इसको मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, देखिए क्या दिखाया मैंने, इसके कलर कैसे थे। आपने एक टेडी बियर दिखाया जिसमें व्हाइट, रेड और ब्लू कलर थे, उसमें उसकी मूछें थी, इतना मुझे याद है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा रिकॉल किया सर, आप ऑलरेडी अध्यात्म हैं और इस तरीके के। तो ये फोटोग्राफिक मेमोरी ये स्वामी विवेकानंद जी की भी डेवलप थी। हमारे पास इमेजिनेशन की पावर है जिसको 8वां अजूबा बोला है आइंस्टीन ने। इनको यूज़ करना शुरू करिए, जादू देखिए फिर अपने जीवन में। हिप्नोसिस वाले पार्ट में ऐसा क्या करते हैं जिससे ब्रेन की ताकत बढ़ जाए? क्योंकि ब्रेन तो है, कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे उसकी पावर को बूस्ट करते हैं? हिप्नोसिस सुन के ही लोग डर जाते हैं। हिप्नोसिस जो लोग दिखा रहे हैं ना, जैसे बल्ब को तोड़ के फोड़ के टाइल तोड़ देना, वो हिप्नोसिस नहीं है। इस हिप्नोटिस का कोई लाभ होता है जीवन में? पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है, पैसे पेड़ पे नहीं उग रहे हैं। जब मेहनत करूंगा तभी पैसे आएंगे। ये भी हमने एक मनी ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया बचपन से ही। हिप्नोथेरापी करनी पड़ेगी, ट्रांस में ले जाके क्रिटिकल माइंड को तोड़ना पड़ेगा, सबकॉन्शियस के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। भाई ऐसा कुछ नहीं था, ये तो आपके माता पिता ने आपको ऐसे ही बता दिया था। कुछ थर्ड आई जैसा आपने लिख रखा था। थर्ड आई कुछ और चीज है और वो एक अलग साधना है, वो एक तपस्या है। थर्ड आई जो हमारे शिव जी ने जिसको बताया था, जो असली थर्ड आई बोलते हैं। बोलूँ आप आंखें बंद करिए और अमिताभ बच्चन को देखिए, कोई तो है जो अंदर दिखा रहा है आपको, वो थर्ड आई नहीं, वो थर्ड आई नहीं है। इसको अध्यात्म का नाम देने के बजाय साइंस का नाम क्यों देते हैं? सर आपका बहुत अच्छा सवाल लगा ये। जिस भाषा में समझ आए उसी भाषा में समझाना पड़ता है। इस भौतिक युग में आपने देखा होगा कि जो भी लोग हैं उनको सफलता चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, रिश्ते चाहिए, दोस्त मित्र चाहिए, ताकि जीवन शानदार तरीके से चल सके और दौलत और शोहरत के बीच वो हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चूक जाते हैं। क्या कभी आपने इसको डिकोड करने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग बहुत मजबूत होते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत टॉप का होता है, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? आपने सुना होगा कि जिसका ब्रेन जितना स्ट्रांग होता है उसकी यात्रा उतनी ही शानदार होती है, उसका इकबाल उतना ही बुलंद होता है, क्योंकि इस बॉडी का जो ड्राइवर होता है वो आपका ब्रेन होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कई बार आदमी को चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है और उसकी सांसें चल रही होती हैं, वो बेड पे होता है, वो जिंदा होता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये ब्रेन डेड हो गया है, यानी कि ब्रेन खत्म तो सब कुछ खत्म और आप सिर्फ चारपाई पे रहेंगे। तो क्या सवाल ये उठता है कि हम अपनी ब्रेन की ताकत को और बढ़ा सकते हैं? क्या 10x कर सकते हैं? और अगर ऐसा कर दे तो जीवन कैसा होगा फिर? क्या आप लीडर की भूमिका में नहीं आ जाएंगे? जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे होंगे क्या वहां लीड नहीं करने लगेंगे? और अगर ऐसा हो सकता है तो सच में कोई ऐसी तकनीक है क्या? इसी को देखते हुए हमारी नज़र पड़ी ब्रेन गुरुजी के लोगों पे, जो इसके फाउंडर हैं। और हमने जब देखा तो उन्होंने उसमें बहुत सी चीज़ों को समाहित किया हुआ था और उन्होंने कहा कि हम इस पर जब काम करते हैं तो चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, उसकी ज़िंदगी चैनलाइज हो जाती है और वो जीवन में खूब तरक्की करता है। और आज इसी मामले को हम डिकोड करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे पास उनके फाउंडर हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं, मिस्टर कपिल शर्मा जी का और आकाश पटेल जी का, जिन लोगों ने मिलकर के ब्रेन गुरुजी का निर्माण किया है। ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, इस पर ही बात करेंगे। आप अपने समझ से इसे एनालाइज करिएगा। तो आइए स्वागत करते हैं सर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर। ये समय देने के लिए। नमस्कार जी। ब्रेन की ताकत को तो मैं जानता हूँ, ये ब्रेन गुरुजी, ये कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इसकी ज़रूरत कैसे आन पड़ी, क्या आपने अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा महसूस किया? जरा सा मुझे ब्रेन गुरुजी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले ब्रेन गुरुजी की शुरुआत जो हुई, मैंने खुद इस चीज़ को कुछ अनुभव किया, जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था बहुत सारे। मैं भी एक टाइम पे एक ऐसे जोन में चला गया था, डिप्रेशन जिसे बोलते हैं आज। तो उससे बाहर निकलने के लिए मेरे को जब पता चला कि ऐसी ट्रेनिंग देखी जहाँ ब्रेन से रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग मिल रही थी, तब मेरे को पता चला इसमें तो बहुत ताकत है। और मेरे को उस दिन पता चला कि मेरे पास ही सारे सोल्यूशन हैं। तब फिर मैंने कुछ ऐसे चीज़ों को तैयार किया हम लोगों ने, कि ऐसे कोर्स बनाए या उस पर रिसर्च करी, जिसमें NLP आ गया, हिप्नोटिज्म आ गया, जब न्यूरो साइंस से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे थे पूरे वर्ल्ड में, उनको हमने स्टडी करना शुरू किया। और फिर उस पर काम करके हमारी टीम ने रिसर्च करके बच्चों के साथ हमने काम किया शुरू में, स्टूडेंट्स के ऊपर। ऑफलाइन सेंटर चलाते थे, वर्कशॉप चलाते थे, सेमिनार्स करते थे। उसमें बच्चों को मैजिकल रिजल्ट्स मिलने लगे। बच्चा परेशानी लेके आते थे, और आज हम लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे, जिसमें आज स्ट्रेस लगातार बढ़ रहा है, 70% स्टूडेंट्स इंडिया में स्ट्रेस में जा रहे हैं, ये सर्वे बता रहा है, डिटेल्ड रिसर्च बता रही हैं। और आज बच्चे, हमने तो देखा है कि सर जयपुर जैसे एक रेपुटेड स्कूल के अंदर 5वीं क्लास का बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये इतनी बड़ी समस्या जो आज बच्चों में आन पड़ी है अचानक से, ये क्यों हो रहा है इतना सब कुछ? तो इसके लिए हमने बहुत काम किया कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तब हमने देखा कि कैसे स्ट्रेस और इन सब चीज़ों से बाहर निकाला जाए। तो आज मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या बन रही थी बच्चों के लिए, इससे कैसे दूर किया जाए। तो जो प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे थे, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, तो मुझे भी पता है कि बच्चों को कैसे प्रॉब्लम उनको होती है या उनको हैंडल कैसे करना है। तो उनको हैंडल करते करते अपने स्टूडेंट्स को सिखाते सिखाते एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमें मिल गया, ऐसी रिसर्च हमें मिल गई जो रिजल्ट ओरिएंटेड थी, साइंटिफिक थी। बच्चों के अंदर मैजिकल चेंजेस आ रहे थे। पेरेंट्स हमें बहुत ब्लेस्ड कर रहे थे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ऑफलाइन में क्या एक लिमिटेशन थी, हम पहुंच नहीं पा रहे थे घर घर तक या हर किसी इंसान तक। लेकिन जब हमें लगा कि स्टार्टिंग तो हमने अपने शहर से करी थी, लेकिन फिर हमें लगा कि इसको हर घर तक पहुंचाना चाहिए। इतना अद्भुत विज्ञान जो लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, बच्चों की लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और आज जो एनवायरनमेंट बन चुका है, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है, इतना सोशल मीडिया पे कहते हैं ना गार्बेज है, जो नेगेटिव जो कंटेंट आ रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं और पेरेंट के साथ रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, इमोशनली डिटैच हो गया है बच्चा, और जो इमोशनल रिलेशन होने चाहिए वो अच्छे नहीं हैं। तो बहुत सारी समस्याओं को जब सॉल्यूशन मिलने लगे हमको, तब हमने सोचा इसको इंडिया में पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है। तो यहाँ हमें देखा कि टेक्नोलॉजी का आज यूज़ करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जो घर तक पहुंचाएगी। इसीलिए हमने brainguruji.com नाम के ऐप को डेवलप किया, जिसमें आज ये चीज़ घर घर तक पहुंच रही है। और बच्चे इसको लेके, बच्चे इसको सीख कर अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, पेरेंट यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग बहुत लोग कर रहे हैं। आज ऑफलाइन सेंटर बहुत लोग चला रहे हैं, और इवन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं सर जो 50-50 हज़ार रुपया खर्च करके ट्रेनिंग ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो अप्लाई नहीं कर पाते, बच्चों को सिखा नहीं पाते हैं, 3-3 साल परेशान रहते हैं और एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो हमने देखा कि उनको भी प्रॉब्लम आ रही है, कोचेज इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने इस एक एप्लीकेशन सॉल्यूशन बना दिया, जहाँ पे कोई भी सीख कर, पेरेंट सीख कर बच्चों पे अप्लाई कैसे करना है, कौन सी टेक्निक कैसे यूज़ करनी है, कैसे एक्सरसाइज करानी है, मेडिटेशन का कौन सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करानी है, मेडिटेशन का क्या राइट प्रोसेस हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों को हमने ऐप में बहुत आसान तरीके से डाल दिया, जिसको कोई भी बैठ के सीख कर बच्चों पे अप्लाई करके और खुद पे अप्लाई करके अपने जीवन को और बच्चों के जीवन को बेहतर बना सकता है। जो आज की इतनी प्रॉब्लम चल रही है, जो बच्चों को निकालना इससे बहुत ज़रूरी है। इतने सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं लगातार स्टूडेंट्स के आज इंडिया में। तो कोटा जैसी जगह पे हम देख रहे हैं लगातार बच्चे सुसाइड के कितने केसेस आ रहे हैं आज बच्चों को लेके। तो बच्चे क्यों इतना स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी में जा रहे हैं? तो इनके लिए एक सोल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने तैयार किया है, जहाँ पे अगर ये एक बार ज्वाइन कर लेंगे, इस प्रोग्राम को देखेंगे और अपने घर में इसको अप्लाई करेंगे, तो वो देखेंगे कि विद इन वीक, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर का बनने लगेगा। तो ये इसका उद्देश्य था कि एनवायरनमेंट से, कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमने क्या करा, एनवायरनमेंट बदलना है बच्चे को या किसी भी इंसान को। जैसे मंदिर में जाते हैं तो एक अलग इमोशंस आते हैं, फीलिंग आती है, या किसी मंत्रालय या डांस कैफे में जाते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है। तो सेम जैसे वाइब्रेशन चेंज होते हैं एनवायरनमेंट से, तो ऐसे ही एनवायरनमेंट बदलना बहुत ज़रूरी था। एनवायरनमेंट बदलने के लिए ये हमने एक brainguruji.com एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया है, घर घर तक पहुंचेगा ये एनवायरनमेंट, जिसकी संगत में आके बच्चों की रंगत इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो अपने पढ़ाई में, अपने करियर में, अपनी एकेडमी में एक हाई, मतलब फास्ट वे में ग्रो कर पाएंगे। और जो स्ट्रेस, डिप्रेशन और सुसाइडल जो चल रहा है टेंडेंसी, उससे बाहर निकल पाएंगे। आप बार बार हम लोगों की बात कर रहे हो, और यहाँ आप 2 लोग भी हैं, आकाश जी भी हैं, आप भी हैं। मुझे एक बात बताएं कि आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की इन बच्चों को लेके या बाकी लोगों को, तो वो कितनी ऐसी मेजर प्रॉब्लम है जिसका सलूशन आप देने के लिए मार्केट में उतरे हैं?
देखिए सर, हम लोगों ने वही इसमें ऐड किए हैं जो हमारे प्रोग्राम हैं, वो जो हमने रिजल्ट लिए ऑफलाइन में, बच्चों के रिजल्ट मिले हैं। जैसे कि मोबाइल एडिक्शन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे इस प्रोग्राम के बाद, बच्चों का मोबाइल एडिक्शन मतलब 90% ख़त्म हो जाता है। ये बिल्कुल रिजल्ट आ रहे हैं और 10वें दिन ऐसे रिजल्ट आने लगते हैं। ये 21 डेज चैलेंज होता है ये। इसी प्रकार से बच्चों के ये आप स्ट्रेस, डिप्रेशन और इस तरीके के एंजाइटी में जाना, पेरेंट्स के साथ अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग ना होना, पेरेंट के साथ कहते हैं ना बैक आंसरिंग करना, एंगरनेस, गुस्सा बहुत बच्चे करते हैं पेरेंट्स के साथ, या उनकी गुस्सा की बिहेवियर बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ता है। तो इसके रीज़न क्या है? सोशल मीडिया जब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है वहाँ से। तो जैसा कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा दिमाग में जा रहा है तो कचरा क्या है, वो जो सोशल मीडिया कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा ऐसा जा रहा है बच्चों के माइंड में जो उनको स्ट्रेस में ले जा रहा है। तो उससे दूर करने के लिए हम लोगों ने इसमें प्रोग्राम ऐड किए हुए हैं, जिससे बच्चों को बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं और ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं बच्चे सर। अब मैंने जब देखा आपका वो, और उस पर कई कैटेगरी देखा, जैसे फ़ोटो इमेज को लेकर के आप लोग काम करते हैं, एनएलपी पे काम करते हैं, हिप्नोसिस पे काम करते हैं, 2-3 चीज़ें और भी हैं जिस पे काम करते हैं। तो क्या आप अकेले इन सब पे काम करते हैं या कोई ऐसी टीम है जिस अलग अलग एक्सपर्ट है, या आप और आकाश जी मिल करके इस पे काम करते हैं? हाँ बिल्कुल सर, हमारे पूरी एक एक्सपर्ट टीम है पूरी, और जिसमें हमारे आकाश सर हैं, जो इनका पूरा हिप्नोसिस थेरेपी पे बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है। इन्होंने मतलब हज़ारों पेशेंट को अपनी हीलिंग प्रोसेस और हिप्नोसिस थेरेपी से उनको बाहर निकाला है बीमारियों से, और इनके हीलिंग पावर इतनी स्ट्रांग है, जो साइंटिफिक है पूरा, जो आज मिशिगन यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर हैं जिसको जर्नल में रिसर्च पेपर में आ चुकी हैं, उस मेथड को फॉलो करते हुए सर ने अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है, जो बच्चों में और बड़ों में हर लाइफ के हर फील्ड में, एस्पेक्ट में बच्चों को हेल्प कर रहा है और बड़ों को हेल्प कर रहा है। आकाश जी, एक बात बताएं मुझे कि जो मैं ये सुन पा रहा हूँ, जो अभी कपिल जी ने बोला मुझे कि सोशल मीडिया एडिक्शन और ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको एनएलपी के थ्रू दूर करते होंगे, लेकिन जो शुरू में मैंने उठाया था ना कि हम ब्रेन के ताकत को बढ़ा देते हैं, आप हिप्नोसिस वाले पार्ट में ऐसा क्या करते हैं जिससे ब्रेन की ताकत बढ़ जाए? क्योंकि ब्रेन तो है, उसमें बहुत सी चीज़ें पहले से भी होंगी, लेकिन क्या कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे उसकी पावर को बूस्ट करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हिप्नोसिस जो है, एक तो वो पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, ठीक है। और वो बना ही है अपने माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो हमारा जो हिप्नोथेरापी का एक प्रोग्राम है, क्योंकि हिप्नोसिस के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे स्टेज हिप्नोसिस हो गया जो सिर्फ फन एंटरटेनमेंट के लिए होता है, एक क्लिनिकल हिप्नोथेरापी हो गई जो हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, एक सेल्फ हिप्नोसिस हो गया जो सिर्फ सेल्फ के लिए होता है, एक PLR हो गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो भी इसी का एक पार्ट है। तो इसमें जो क्लिनिकल हिप्नोथेरापी जो है, ठीक है, सबसे पहला तो यह है कि हिप्नोसिस सुन के ही लोग डर जाते हैं कि ये यहाँ पर जो है ना, जो हमारी ऐप में है उसमें वो डरने वाली बात नहीं है कि भैया हिप्नोसिस मतलब मैंने आपको कंट्रोल कर लिया और आपको मैंने डांस करवा दिया, ठीक है, वो बात नहीं करनी है। हिप्नोथेरापी हमने पूरा फोकस लगाया है माइंड को तेज करने के लिए, ठीक है। तो मैंने जो इसमें एक पूरा डिटेल्ड कोर्स डाला हुआ है, बेसिक से लेके एडवांस तक। मतलब आपने हिप्नोसिस की पहले थियरी को समझना है, उसके बाद उसके प्रैक्टिकल को देखना है, और वही प्रैक्टिकल आपको खुद को अपनाने हैं। ये अगर आपने सिर्फ सिंपल सा स्टेप कर लिया, तो सबसे पहले आप अपना जो माइंड है, जैसे आपने बताया कि माइंड स्ट्रांग करने वाली बात, तेज करने वाली बात, मतलब माइंड की जो अपनी कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की बात, तो वो तो 100% होनी ही है। पर बाकी उससे भी ज़्यादा बेनिफिट्स है, जैसे साइकोलॉजिकल इश्यूज, जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, OCD का प्रॉब्लम, या कोई भी अदर आप साइंटिफिक नेम ले लो, दिमाग से रिलेटेड बीमारी, वो आप बहुत ही आसानी से अपना सॉल्व कर सकते हैं, खुद का भी, और अगर प्रैक्टिस कर लिया तो अपने घर वालों का भी और अपने रिलेटिव्स का भी। कहीं पर हीलिंग थेरापी लेने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जस्ट रिसेंट कल ही मेरे को एक फ़ोन आया था कि सर, मैंने, वो मुंबई के एक कस्टम ऑफिसर है, उन्होंने बताया कि सर मैंने आपके वीडियो देखे, सबसे पहले मैंने खुद पे ट्राई किया, इतना अच्छा रिजल्ट मिला। उनकी बच्ची के ऊपर ट्राई किया उन्होंने, उनकी बच्ची को मैथ का सब्जेक्ट था, वो बिल्कुल पसंद नहीं था, बोले 40 में से 2-3 ऐसे मार्क लाते थी। अब कुछ ऐसी टेक्निक जो हमने दिखाई, उन्होंने अप्लाई की, बोले कल ही उनका रिजल्ट आया, 40 में से 35 मार्क्स आए उनके। अच्छा। उनकी पत्नी का कोई अपना पर्सनल फिजिकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, उनकी पत्नी पे उन्होंने हिप्नोथेरापी अप्लाई की, उनकी पत्नी भी खुश हो गई कि आपने ये पहले क्यों नहीं करा मुझे। अब वो अपने रिलेटिव्स को भी कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, हिप्नोसिस जो लोग दिखा रहे हैं ना, जैसे बल्ब को तोड़ के, फोड़ के टाइल तोड़ देना, वो हिप्नोसिस नहीं है। वो वाला पार्ट भी हमने इसमें डाल रखा है कि वो कैसे होता है। तो बल्ब तो फोड़ के टाइल तोड़ देना, वो हिप्नोसिस नहीं है। हिप्नोसिस को सिंपल तरीके से समझना है। हमारे 5-6 अंदर वीडियोस है, उसको देखिए, थियरी समझिए, प्रैक्टिकल बहुत सिंपल तरीके से बताया है, सीखिए और अपना खुद का करिए। मैं देखता हूँ कि हिप्नोसिस के अंदर लोग किसी के हाथ में निडल घुसा दिए, उसको पता ही नहीं चला, किसी का हाथ टाइट करवा दिया, आप झुकाते रहो, झुका नहीं, किसी को टच किया वो गिर गया, किसी को फ्रीज कर दिया। इस हिप्नोटिस का कोई लाभ होता है जीवन में?
देखिए, जो आपने अभी बताया, ठीक है, नीडल डाल देना या हाथ को लॉक करना, वो पार्ट ऑफ स्टेज हिप्नोसिस है। अच्छा। चीज दोनों सेम ही है, क्योंकि पर्सन जब हम ट्रांस में ले जाते हैं तो सारा कुछ हम करवा सकते हैं उससे। तो ट्रांस में ले जाके आप क्या करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। हम ट्रांस में ले जाके सिर्फ दिखाने के लिए नीडल डाल सकते हैं, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो है एक एनेस्थेटिक मोड में। जैसे हिप्नोसिस के स्टेप्स होते हैं, आई कैटेलेप्सी, मसल्स कैटेलेप्सी, एनेस्थीसिया, एमनीसिया एंड हेलुसिनेशन। तो उसमें से जो एनेस्थीसिया वाला स्टेज होता है, अगर वहां पर हम ले जाते हैं तो उनको कुछ फीलिंग नहीं होता। जैसे हम हमारे कुछ वीडियोस भी आपने देखे होंगे जहां पर हम लाइटर से जलाते हैं, पर्सन को कुछ नहीं होता, वो आराम से पड़ा हुआ होता है। तो वो भी कर सकते हैं, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, वो स्टेज के लिए हो गया। पर हमारा मकसद है यहाँ पर थेरापेटिक व्यू। जब आप उस इंसान को उस कंडीशन में ले जाते हैं कि जहां पर उसको कुछ फील नहीं होता, मतलब हम समझ गए कि अब वो इंसान एक ऐसे ट्रांस में है जहां पर हम उसका माइंड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो वहां पर हम उसकी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव सजेशंस देते हैं। जैसे व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में है तो हम उनको सिंपली ऐसे भी अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अभी आज से आप जब इस नींद से बाहर निकलेंगे आप एक बहुत ही रिलैक्स पर्सन होंगे, बहुत ही हैप्पी पर्सन होंगे। जस्ट सिंपल लैंग्वेज में बोल दो, तब भी वो समझना है। तो हिप्नोसिस को बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको एक आना चाहिए कि इस व्यक्ति को हम ट्रांस में कैसे ले जाए और उसके बाद उसको क्या सजेशन दे। बस सिंपल तक टेक्निक है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। तो माइंड के पावर बढ़ाने में इसका क्या रोल होता है? बिल्कुल रोल है। देखिए जी, को सारा माइंड का पावर कहाँ पर है? सारा माइंड का पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। क्योंकि कॉन्शियस माइंड सिर्फ 3 काम करेगा: एनालिसिस करना, सोचना और शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्टोर करना। बाकी के जितने भी मैजिकल काम है, ठीक है, इवन अपना आध्यात्मिक लेवल भी समझ लो, वो कौन करेगा? सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। और दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में एक बड़ी सी दीवार है जिसको हम क्रिटिकल माइंड कहते हैं। अब जब तक वो क्रिटिकल माइंड आप क्रॉस करके सबकॉन्शियस में मैसेज नहीं पहुंचाएंगे तब तक कुछ नहीं होना है। जैसे एक शराबी को ले लो, शराबी है, अब मुझे उसकी एडिक्शन छुड़वानी है। मैं उसको कॉन्शियस अवस्था में, जैसे हम बैठे अभी, मैं आपको अगर बताऊंगा अभी शराब पीना गलत बात है, शराब पीने से आपके पैसे बर्बाद होते हैं, शराब पीने से आपकी फैमिली को नुकसान होता है, क्या होगा? आधे घंटे बाद आप एक और नुकसान मुझे बताएंगे कि ये भी होता है सर, ठीक है, और आप जाएंगे शराब पीना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जितनी बात करी वो आपके कॉन्शियस माइंड के साथ बातचीत करी, जबकि आपकी आदत कहाँ पर है? जबकि आपकी आदत छुपी हुई है सबकॉन्शियस माइंड में। अब ये बात नीचे क्यों नहीं जा रही? क्योंकि बीच में दीवार है। तो इसीलिए हमें हिप्नोसिस का उपयोग करके वो दीवार को तोड़ना है और उस सबकॉन्शियस को समझाना है कि जैसे हमने किसी को ट्रांस में ले गए, मतलब क्रिटिकल माइंड अभी टूट गया, अब मैं जो बोलूंगा कि शराब पीना गलत बात है, शराब पीने से पैसों का नुकसान होता है, वो कौन समझेगा? वो आपका सबकॉन्शियस समझेगा, और वहां जो प्रॉब्लम है वो वहां से निकल के बाहर निकलेगी। इसीलिए हिप्नोसिस जरूरी है। मतलब मैं ये समझ लूँ, चाहे बच्चा हो या जवान, आप उसकी जो गलत आदतें सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होती है, जिसकी वजह से ब्रेन स्लो हो जाता है, उसको आप वहाँ से रिमूव करके फिर नई इस तरह के विचार उसमें डालते हैं जो उसको थोड़ी और तेज कर पाए। एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, दूसरा एक, जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, आजकल हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली है, सबके माँ बाप उसको बताएंगे पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है, पैसे पेड़ पे नहीं उग रहे हैं, ठीक है, और ये हर रोज बताया जाता है उसको। अब क्या होता है, ये हैमरिंग होते 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 ये बात बच्चे के सबकॉन्शियस में उतर जाती है। हिप्नोसिस की एक टेक्निक है जिसको हम हैमरिंग कहते हैं, बार बार एक ही चीज को बताते रहना। अब ये बच्चा बड़ा होता है तब क्या होता है, बच्चे का दिमाग में एक ही बात होती है, जब मेहनत करूंगा तभी पैसे आएंगे, पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है। और सबको पता है कि जो मेहनत करता है वो और एक ऑफिस में बैठा हुआ उनका बॉस, दोनों में से कौन ज्यादा पैसे कमा रहा है? बॉस। तो अगर ये ब्लॉकेज, ये भी हमने एक मनी ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया बचपन से ही, तो इस ब्लॉकेजेस को भी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? हिप्नोथेरापी करनी पड़ेगी, ट्रांस में ले जाके क्रिटिकल माइंड को तोड़ना पड़ेगा, सबकॉन्शियस के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, भाई ऐसा कुछ नहीं था, ये तो आपके माता पिता ने आपको ऐसे ही बता दिया था। चलिए, ये तो समझ में आया कि हिप्नोसिस के जरिए आप करते क्या हैं, दिमाग के एक दूसरे हिस्से में उतरते हैं, वहाँ से जो इस तरह की चीज़ें होती हैं रिमूव करते हैं और नई चीज़ें। तो कपिल जी, मुझे ये बताइए कि आप जब NLP के थ्रू इस पर काम करते हैं तो टेक्निक को तो विस्तार से नहीं बताया जा सकता, लेकिन टेक्निक के नाम गिनाए जा सकते हैं, जो जैसे आप फोटो वाली एक मेमोरी की बात कर रहे थे, तो ऐसी कौन सी 4-5 चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप ब्रेन पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक्स हैं जो रिजल्ट्स दे रही हैं बच्चों के अंदर, जिसमें हम लोग लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से एक बीच में पिनियल ग्लैंड होता है जिसको मिड ब्रेन वगैरह भी बोलते हैं। तो वो जब हम उस पर काम करते हैं तो उसमें कुछ एक्सरसाइज होती है ब्रेन जिम। तो ब्रेन जिम जैसे मैं भी आपसे करवाने की कोशिश करूँ, क्योंकि हमारा जो बचपन से जो टीचिंग हो रहा है ना स्कूल में, वो लेफ्ट ब्रेन बेस्ड होता है। लेफ्ट ब्रेन मतलब जो ज़्यादा लॉजिकल, एनालिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग में ही रहता है ब्रेन। उसको राइट ब्रेन में शिफ्ट करने के लिए जब तक बच्चा बड़ा हो चुका होता है तो वो राइट ब्रेन पे जा ही नहीं पाता, जबकि 99% पावर हमारे राइट ब्रेन में होती हैं। ठीक है। और राइट ब्रेन को एक्टिव करना, उसे यूज़ करना, इसके लिए फिर अब कुछ एक्सरसाइजेज है, ब्रेन जिम बोलते हैं। तो ये भी एक फोकस हो या हमारा माइंड हो,
न्यूरॉन्स हो ये एक मसल्स की तरह होते हैं, जिसको जैसे जिम जाते हैं, जैसे मसल्स स्ट्रांग होती हैं, ऐसे ही अपने न्यूरॉन्स को और माइंड को और लेफ्ट और राइट ब्रेन को स्ट्रांग कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। तो जैसे ब्रेन जिम का मैं अभी आपसे कुछ कराने की कोशिश करूंगा। तो अभी ब्रेन जिम जैसे हम लोग बोलते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन को कोऑर्डिनेशन में लाना है, जिससे कि दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर फ्लो में आ जाए। तो मैं जैसे आपसे ये करने की बोलता हूँ 5-1, दोनों हाथों का मूवमेंट अलग अलग हो रहा है, देखिए अलग अलग हो रहा है। ये करना क्यों मुश्किल लगेगा अभी आपको स्टार्टिंग में, ट्राई करिए थोड़ा मेरे साथ अगर हो सकता है तो। 1-5-5-1 एक साथ करना है ऐसे, हाँ ऐसे नहीं अपन से तो हाँ थोड़ा मुश्किल हो रहा थोड़ा होगा, मुश्किल लगेगा क्योंकि अभी आपका लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है। हाँ। और राइट ब्रेन क्योंकि अभी मेरा फंक्शनिंग अब जब क्योंकि हमारा राइट ब्रेन है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और जो लेफ्ट ब्रेन है वो राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये जुड़ा, माइंड और बॉडी आपस में जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड है सारी चीज़ें। तो जो भी हमारी एक्टिविटी इधर बॉडी से हो रही है उसका सीधा इम्पैक्ट हमारा कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है। तो इसी तरीके से ये एक्सरसाइज हो गई ब्रेन जिम, इस तरीके से अलग अलग मूवमेंट हो रहा है, दोनों हाथों में अलग अलग मूवमेंट हो रहा है। अच्छा ठीक है, मतलब मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ तो दिमाग ये कह रहा है यार इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, क्योंकि ट्रेंड हाँ मतलब वो ये कह रहा है कि Confusion भाई create देख हो रहा है, इसको, confusion create हो हाँ रहा है। वो समझ नहीं आ रहा कि इस पे ध्यान दे कि इस पे ध्यान दे। ध्यान। और सबसे मुश्किल है एक हाथ को आगे घुमाना और एक हाथ को पीछे घुमाना। हाँ, ये बहुत वो मुश्किल भी। एक्सरसाइज है। हाँ। ज्यादातर लोग इस तरीके से साइकिल चलाएंगे, है ना, रिवर्स या फॉरवर्ड, लेकिन एक को आगे और एक को पीछे, इस तरीके से। तो ये ब्रेन जिम का पार्ट होता है, जहाँ ब्रेन जिम जब हम करते हैं, कराते हैं बच्चों का या कोई भी करता है हम लोग, तो इससे बड़ा फोकस बढ़ता है। आप इस पर गूगल पे जाके या चैट जीपीटी तो आजकल है, आप जाके देखिए, इसके फायदे देखिए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ उसको मत मानिए, क्योंकि मानना गलत होता है। किसी चीज़ को जांचना परखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम तो आपके ऑडियंस से यही कहेंगे कि हम जो भी बोल रहे हैं, इतना आपका रेपुटेड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग केवल साइंटिफिक इसका मीनिंग समझें, इन चीज़ों का, इसको केवल खेल नहीं समझें। इसका वाकई में बहुत इंपैक्ट पड़ता है हमारे दोनों लेफ्ट और राइट ब्रेन में, और एक दोनों ही एक्टिवेशन मोड में आ जाते हैं, जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है, विजुअलाइजेशन पावर बढ़ने लगता है, जो राइट ब्रेन करता है हमारा काम, है ना। तो ये सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे क्रिएटिव हो ही नहीं रहे आजकल, आज जो एजुकेशन दी जा रही है ना, पूरी लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट, रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग, इस पे बच्चे का लेफ्ट ब्रेन ही कंट्रोल कर एक्टिव रहता है। तो राइट ब्रेन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो हमने इसमें ऐड की हैं। एक फोटोग्राफिक मेमोरी होगी, जैसे मैं आपसे, फोटोग्राफिक मेमोरी का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है सर, और इसको बड़े बड़े रॉ के अंदर इंटेलिजेंस वाले या MBBS, जहाँ जहाँ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है उन लोगों को स्पेशल। यहाँ तो 20-20 हज़ार रुपये में दिल्ली और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में स्पेशल 2 दिन की फोटोग्राफिक ट्रेनिंग के लोग ले रहे हैं आजकल चार्ज, और इसको करिकुलम में भी सिखाते हैं, जहाँ बड़े बड़े रॉ और इंटेलिजेंस और सीक्रेट एजेंसी में सिखाई जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको ये 2 इमेज दिखाई, इसको मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, देखिए, और 5 सेकंड देखने के बाद आप इसको, अब मैंने आपको बोला कि आप इसको रिकॉल करिए, इसको क्या दिखाया मैंने, इसके कलर कैसे थे। आपने एक टेडी बियर दिखाया जिसमें वाइट, रेड और ब्लू कलर थे, उसमें उसकी मूछें थी, अच्छा, टेडी ब्लू वाला। और आपने एक हैप्पी बर्थडे का जो कार्ड दिखाया उसमें येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक, इतना मुझे याद है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा रिकॉल किया सर, आप ऑलरेडी अध्यात्म हैं और इस तरीके के हैं। उसकी तो वजह मैं बता देता हूँ, मेडिटेशन थोड़ा बहुत मैं करता हूँ, तो जहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, जो आप पीनियल ग्लैंड की बात, ग्लैंड की बात कर रहे थे, वहाँ यही होता है कि जब आदमी अपने यहाँ पे ध्यान लगाता है तो वो क्लियरिटी जो होती है, क्लैरिटी आप बता रहे थे कुछ। हाँ जी, तो ये फोटोग्राफिक मेमोरी ये स्वामी विवेकानंद जी की भी डेवलप थी, जिस वजह से वो किताबों को बहुत स्पीड से पढ़ पाते थे, मतलब 1 घंटे में पूरी किताब खत्म कर देते थे। तो कुछ तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल पावर लेके आता है, हर कोई इंसान यही डेवलप करता है। अब वो जो समझदार होते हैं ना, कि कहते हैं ना एक सफल और एक निष्फल इंसान में क्या फ़र्क है, जो अपनी मन की शक्तियों को ज़्यादा यूज़ कर रहा है वही सफल बन जाता है, और जो मन की शक्तियों का यूज़ नहीं करता है वो निष्फल रह जाता है, बेचारा आम इंसान बन के रह जाता है। तो मन की शक्तियों को कैसे उपयोग किया जाए, हमारे पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, हमारे पास राइट ब्रेन है, हमारे पास विजुअलाइजेशन की पावर है, हमारे पास इमेजिनेशन की पावर है, जिसको 8वां अजूबा बोला है आइंस्टीन ने। तो ऐसे ही नहीं बोला ये सारी बातें, लेकिन हम लोग इसको एवं ही ले लेते हैं इन चीज़ों को। इनको अप्लाई करना शुरू करिए, इनको यूज़ करना शुरू करिए, जादू देखिए फिर अपने जीवन में। बच्चों की रीडिंग स्पीड बढ़ने लगेगी, बच्चा रिकॉल करने लगेगा, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स किसके मिलते हैं, रिकॉल करने के। अभी मैं आपसे क्या कराने की कोशिश कर रहा था, रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा था। आप रिकॉल कर रहे थे, रिकॉलिंग की एबिलिटी आपकी डेवलप हो रही थी, बिल्ड हो रही थी। तो जब रिकॉलिंग की एबिलिटी बिल्ड होगी, क्योंकि ब्रेन क्या है हमारा, ट्रेंड होता है या फिर अनट्रेंड होता है, तो इसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है। जैसे हम किसी भी चीज़ को ट्रेनिंग देते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर की, सॉफ्टवेयर की, इसको भी प्रोग्रामिंग और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, फोटोग्राफिक मेमोरी हो गया, ऐसे ही पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन है,
पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन आजकल बहुत अलग अलग नामों से लोग जान रहे हैं। आपका भी मैंने देखा था कुछ थर्ड आई जैसा आपने लिख रखा था। हाँ, थर्ड आई लेकिन सर, थर्ड हाँ। आई कुछ और चीज़ है। और जी जी जी। तो क्या थोड़ा डिफाइन करें इसको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ये थोड़ा सा भ्रम दूर करना चाहूँगा कि ये थर्ड आई एक्टिवेशन तो बहुत ही एक गहरा आध्यात्मिक और बहुत लंबी और जटिल साधना है ये, है ना। इसमें तो बहुत समय लगता है और कहते हैं पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है ना जी। तो इसको लेकिन लोग आजकल इसी का नाम यूज़ कर रहे हैं, थर्ड आई। तो हम लोग क्या करते हैं, थर्ड आई के नाम पे लोगों को बुलाते तो, लेकिन फिर उनका भ्रम दूर करते हैं कि ये थर्ड आई कि आप जो समझ रहे हैं वो एक अलग विधि है, वो एक अलग साधना है, वो एक तपस्या है ना। पूरा थर्ड आई जो हमारे शिव जी ने जिसको बताया था, जो असली थर्ड आई बोलते हैं जी जी। तो वो तो सर एक बहुत बड़ा विज्ञान हो गया। उसके लिए तो हम लोग इतना काबिल भी नहीं है कि उसके बारे में ज़्यादा हम लोग बता पाएँ। लेकिन जो असली थर्ड आई एक्टिवेशन जो अब जो आज लोग बेच रहे हैं कि आँख पे पट्टी बांध के बच्चा जादू दिखा रहा है, आँख पे पट्टी बांध के बच्चा साइकिल चला रहा है, ये सारी चीज़ें बच्चे करने लगते हैं, पर इसका थर्ड आई से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको मैं दूर करूँ। बहुत अच्छी बात, ये सुनकर के अच्छा लगा कि आपने इसको भ्रम बनाने के बजाय ये बताया कि ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, बल्कि ये तीसरी आंख नहीं कि आंख पे पट्टी बांधो और सब देख लो। यस यस, जैसे कि मैं आपसे बोलूं, अभी आप मेरे को फिजिकली सामने देख पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी आपसे बोलूं आप आंखें बंद करिए और अमिताभ बच्चन को देखिए, तो आपके अब वो कौन सी आंख देख रही है आपकी, सोचिए। कोई तो है जो अंदर दिखा रहा है आपको वो थर्ड आई नहीं, वो थर्ड आई नहीं है, वो आंख नहीं दिखा रही है, वो हमारी एक जो वो अभी जैसा कि स्मृति है, हाँ स्मृति है, जैसा कि आप कह रहे थे, आकाश सर कह रहे थे कि एक इमेज होती है, सबकॉन्शियस माइंड में होती है। जैसे आपने बोला वो वहां से निकाल के भेजा कि एक व्यक्ति है, लंबा है, उसकी ऐसे दाढ़ी है, उसकी बुलंद आवाज है, ऐसे पर्सनालिटी, कभी बार अपने घर पे खड़ा होकर के हाथ हिलाता है लोगों से मिलने के लिए। तो वो एक इमेज जो थी हमारी, वो दिखी नहीं, एक आभासी वो बन गई, इमेज बन गई। हाँ, अब वो आपको, अब इसको हम लोग कह सकते हैं कि माइंड की आंख बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ तो दिख ही रहा है ना वहाँ पे, दिखाई रहा है, विजुअल इसका बन रहा है कुछ ना कुछ। तो जैसे अभी सामने विजुअल बन रहा है, क्योंकि हम लोग आमने सामने आंखें बंद करें तो हमारी मम्मी का चेहरा सामने आ जाएगा, हमारे पापा का आ जाएगा, बच्चों का आ जाएगा। तो वो चेहरे जो आ रहे हैं सामने, उसको कोई तो दिखा रहा है, तो इसे मन की आंख बोलते हैं सीधी सी लैंग्वेज में, जिसे सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, अवचेतन मन। इसी को ही हम लोग बोलते हैं सर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। उस पर कोई नहीं काम कर रहा सर। और जितने भी टॉपिक सर हम आपको बता रहे हैं हमारी ऐप पे, जो हमने अपलोड किए हुए हैं, हमने ऐड किए हुए हैं, वो पूरे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में सिखाई नहीं जाता। उनसे बात करने जाओ स्कूल के अंदर तो वो कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, हमें तो वही एक ही चीज़ आती है, हमें तो करिकुलम पूरा करना है, हमें तो एकेडमी बच्चों को पढ़ानी है, बच्चों के मार्क्स कम हो रहे हैं, हम उनके मार्क्स सुधारने हैं, हमें तो उनको उनके परफॉर्मेंस क्या है, उनके केवल नंबर अच्छे आने चाहिए, बस पेरेंट को तो यही चाहिए होता है। भैया ये कुछ नहीं है। आज साइंस बोल रहा है कि 20% है ये आपका टैलेंट, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपकी पढ़ाई, आपकी हर चीज़ केवल 20% पे आ रही है। जो सफलता में मैटर करेगी, 80% जो सफलता में मैटर करेगा वो है आपका माइंड सेट। अगर इस पे काम नहीं किया तो आप जितना भी अच्छे से स्टैनफोर्ड से भी पढ़े आओ जाके, तो अभी वो जाके कहीं ना कहीं किसी छोटे से इंस्टीट्यूशन में नौकरी कर रहा होगा बंदा। तो और एक व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, जिसने अपने माइंड पे काम कर लिया, वो हो सकता है बिल गेट्स जैसे और एलॉन मस्क जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बना के नौकरी दे रहा होगा उन प्रोफेसर्स को, जो नौकरी जो पढ़ के आए अच्छे से। तो कहने का मतलब माइंड की शक्ति को उपयोग करना, बहुत समझना इसको ज़रूरी है। इससे पढ़ाई से लेके और पूरी ओवरऑल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और सफलता के बहुत आसानी से हम सफल हो सकते हैं। तो ESP मतलब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। जैसे मैं आंखें देख रही है, फिजिकल आई है, मेरे फिजिकल कान है, फिजिकल मेरी टच स्क्रीन है, ऐसे ही नॉन फिजिकल भी हमारे ये ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन। 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू ही हम कोई चीज़ सीखते हैं, 5 इंद्रियों के द्वारा हम चीज़ों को याद करते हैं। तो अब अगर इसको हम स्ट्रॉन्ग कर दें, जैसे मेरी सूंघने की क्षमता बढ़ जाए, मेरे सुनने की क्षमता बढ़ जाए, आप जो बोल रहे हैं मेरे को अच्छे से समझ में आने लगे, सुनने में भी आने लगे, और देखने की और ऑब्जर्व करने की क्षमता बढ़ जाए, तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा नॉन फिजिकल सेंसेस पे, जिसको हमने बोला मन के सेंस ऑर्गन, सबकॉन्शियस मन के सेंस ऑर्गन, जो सुनता भी है। अभी आपसे मैं बोलूँ कि आप सुनो, अपने वाइफ की आवाज़ सुनिए कैसे बोलती हैं जब वो आपसे, तो आपको आवाज़ आने लगेगी वाइफ की मान। हाँ, मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा आ रहा है, अंदर से आवाज़ आ रही है, कैसे बोल रही है वो। तो ये सब कौन है अंदर बैठे हुए, ये हमारी, इसे ESP बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो इसके बाद हमारा इसी से जब हम इस पर काम करते हैं पीनियल ग्लैंड पे, तब एक्टिवेशन के साथ साथ बच्चे का हमारा ESP डेवलप होने लगता है। अब जैसे आंख पे पट्टी बांध देते हैं जब, और बच्चे बताने लगते हैं, क्योंकि पीनियल ग्लैंड हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऑर्गन है जो हमारे ब्रेन के सेंटर पे होता है, चावल के दाने के बराबर होता है ये। इसको है ना बायोलॉजिकल और मेडिकल पूरा लिटरेचर है इसके ऊपर, वो बच्चों को पढ़ाया जाता है पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड एक जादुई शक्ति जिसको बोल सकते हैं, चमत्कारिक पावर है हमारे पास, क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के पास हमारा मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं सर, लाइफ इज अ केमिकल प्रोसेस, नथिंग एल्स।
है ना, जो भी हम प्यार की फीलिंग आ रही है तो भी कोई केमिकल काम कर रहा है, ऑक्सीटोसिन काम कर रहा है ना, कुछ खुशी की महसूस हो रहा है तो सेरोटोनिन का काम कर रहा है, रात को नींद भी आ रही है अगर गहरी तो मेलाटोनिन काम कर रहा है। तो लाइफ इज़ अ केमिकल प्रोसेस। तो अगर हम उस केमिकल प्रोसेस को सही कर लें, अगर अच्छे हार्मोन्स को हम लोग और अच्छे केमिकल को प्रोड्यूस ज़्यादा कर दें ब्रेन में, माइंड में, तो उससे हमारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, हम हीलिंग पावर को अनलॉक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सर एग्जांपल दूं, जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन को रिलीज करता है। जब हम रात को अंधेरा होने लगता है तो ब्रेन सिग्नल देता है पीनियल ग्लैंड को कि भैया मेलाटोनिन निकालो अब। तो पीनियल ग्लैंड क्या करेगा, मेलाटोनिन प्रोड्यूस करेगा और उससे एकदम गहरी नींद आने लग जाएगी। तो नींद बहुत ज़रूरी होती है जीवन में, हमें सबको पता है। आज नींद की लोग गोलियां खा के सो रहे हैं बहुत सारे इंडिया में। तो ये हमने इसको इसके अंदर ऐड किया है, भैया नींद गहरी लेनी है तो हमारी जाके ऐप पे जाइए guruji.com, वहाँ पे आपको बहुत साइंटिफिक तरीके से ऐसे बहुत प्यारे मेडिटेशन है, या बहुत गहरी नींद आएगी बिना कोई गोली खाए। तो वो आपका जो हमारा पीनियल ग्लैंड है उससे कनेक्टेड है। सेरोटोनिन मतलब हैप्पी हार्मोन। हैप्पी हार्मोन जब हमारा निकलता है तो सर सीधी सीधी बात है, हम लोग जानते हैं जितने हम खुश रहेंगे जीवन में, बताया ना, खुश रहना, एक प्यार करना, अनकंडीशनल लव, और हमारी ग्रेटिट्यूड रखना, ये तीन अवस्थाओं में, तीन चीज़ों को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। तो हैप्पी हार्मोन होना बहुत ज़रूरी है। तो हैप्पी हार्मोन भी कनेक्टेड कहाँ से है, पीनियल ग्लैंड से है। क्योंककि वो हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन जब निकल रहा है तो वो पीनियल ग्लैंड जब प्रकाश में आता है तो कुछ रिएक्शन होते हैं अंदर, जैसे कि जो पीनियल ग्लैंड में क्रिस्टल होते हैं वो, इसे आज आप फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे, जिसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही साइंटिफिक टर्म है जिसको आज पीनियल ग्लैंड से कनेक्ट करके बताया जा रहा है कि कैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है। तो क्रिस्टल के साथ प्रोसेस करके हमारा जो ब्रेन है, जो पीनियल ग्लैंड है, वो क्या कर रहा है, सेरोटोनिन को और डीएमटी नाम के हार्मोन को निकाल रहा है। डीएमटी को भी बहुत चमत्कारिक वो बोला गया है, मॉलिक्यूल और केमिकल, जिसे साइकेडेलिक केमिकल बोलते हैं या जादुई केमिकल बोलते हैं। डीएमटी, डी मिथाइल ट्रिप्टामाइन इसकी फुल फॉर्म होती है। इस पर आप गूगल और ChatGPT पे सर्च करें इसके बारे में, तो ये भी हमारा मेलाटोनिन के साथ रिएक्ट होके निकलता है। इससे बहुत विजडम, जो इनर विजडम होती है, क्योंकि विवेक बढ़ना बहुत ज़रूरी है ना, इंटेलिजेंस और विजडम में बहुत फ़र्क है। तो विजडम को हम लोग जब हम बढ़ाते हैं, विवेक, सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगती है, बच्चे को सही और गलत का एक डिफरेंस है वो पता चलने लगता है, कौन व्यक्ति मेरे लिए सही है, कौन व्यक्ति गलत है, ये हमें पता चलने लगता है, अंदर से एहसास होने लगता है। इंट्यूशन पावर इससे बढ़ने लगती है, क्योंकि इंट्यूशन का कनेक्शन है बहुत बड़ा इससे। इंट्यूशन से आपको पता चलने लगेगा कि ये डिसीजन मेरे लिए सही है या गलत है, क्योंकि मेरा जो थोड़ा बहुत हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, तो हमारे इंट्यूशन भी डेवलप हो चुके हैं इस तरीके से। तो हमें पता चल जाता है कि ये डिसीजन लेना हमारे लिए कितना काम करता है। और वो अंतर्मन की आवाज़ जिसको बोलते हैं, बार बार अंदर से आती है ना, उसको सुनना आसान हो जाता है और वो डिसीजन फिर हमारे ज़्यादातर सही होते हैं, क्योंकि हमारा इंट्यूशन पावर काम कर रहा है, इंट्यूशन प्रोसेस काम कर रहा है, अंतर्मन के साथ जुड़ गए हम लोग तो सही, क्योंकि वो सही चीज़ ही बताएगा। ऊपर वाले ने हमको हेल्दी रखने के लिए पैदा किया है, ऊपर वाले ने हमें सफल बनाने के लिए, खुश रखने के लिए बनाया है, लेकिन हमने कुछ ज़्यादा दिमाग या गलत चीज़ों में लगा के इसको हम लोग सही से अपनी लाइफ को नहीं बना पा रहे हैं। तो वो जो सही चीज़ें होनी है लाइफ में, वो सब इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, एक गुरु की तरह, एक परमात्मा की जो आवाज़ होती है उसकी तरह वो गाइड करता है आपको। तो आप जीवन के हर क्षेत्र में, वो डिसीजन लेना हो, आपका फोकस हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन हो, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो सर चीज़ चली जाती है। अभी मैं बता रहा हूँ, कोई भी ऑडियंस भी सुन रही है तो उसमें केवल अभी 10% ही वो प्रोसेस कर पाएंगे। अगर वो 4 घंटे बाद, 2 घंटे बाद इसको रिकॉल करेंगे हमने क्या बातें करी इतनी सारी, तो उसमें से 10% याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई सारी चीज़। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे स्टोर की जाए कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है आज कि वो बच्चे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ों को ले जा पाएँ, जो पढ़ रहे हैं एक बार में उनको याद भी रहे और लॉन्ग टर्म में चली जाए। तो वहाँ पर ये ESP ट्रेनिंग हो गया, हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन प्रोसेस हो गया, जहाँ पे हम फोकस कराते हैं बच्चों को, त्राटक कराते हैं। त्राटक बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पे फोकस बढ़ता है, विचार रुकते हैं, जो हमारी एनर्जी अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, बताते हैं लगभग 60,000 विचार आ रहे हैं, तो वो कितनी एनर्जी खा रहे हैं हमारी फालतू, जिसमें वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट, रिपीट थॉट ज़्यादा होते हैं। उनको रोकने से ही हमारी एनर्जी इकट्ठी होने लगती है। तो वो क्या होता है, जब हम फोकस की और त्राटक की एक्सरसाइज कराते हैं, त्राटक मतलब एक जगह पे, एक पॉइंट पे लगातार देखना बिना पलक झपके, उसको हम लोग जब कराते हैं बच्चों को, तो उसमें सारे त्राटक दिए हुए हैं, बहुत ही पावरफुल त्राटक, जिसके द्वारा आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे या खुद भी करेंगे प्रैक्टिस, तो आप देखेंगे आपके फोकस और कंसंट्रेशन में जादुई तरीके से एक परिवर्तन आने लगेगा। आपका फोकस इतना बढ़ने लगेगा कि चीज़ों को आप समझने लगेंगे, एक बार में ऑब्जर्व कर पाएंगे, याद रख पाएंगे और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। क्योंकि फोकस जितना स्ट्रांग होता है उतनी ही डेटा और इन्फॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने लगती है। तो जहाँ पे ये फोटोग्राफिक मेमोरी हो गया, कुछ त्राटक एक्सरसाइज हो गई, ब्रेन जिम हो गई, ESP की ट्रेनिंग हो गई, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जो फिजिकल सेंस हैं, नॉन फिजिकल सेंसेस को ट्रेनिंग देना। तो आंख पे पट्टी बांध के मतलब क्या होता है कि हमारे बाकी की सेंस अलर्ट हो जाते हैं। अभी मैंने आंख पे पट्टी बांध दी तो होगा क्या कि
ब्रेन को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आंख पे पट्टी बंधी है, भाई देखो सामने कौन से कपड़े पहने हैं आपने, है ना, मिश्रा जी ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। तो सर आपको जब अब ब्रेन को जब कमांड दे देते हैं तो फिर वो प्रोसेस करने लगता है, तो बाकी के 4 सेंस अलर्ट हो जाते हैं फिर सारे। अब वो जितने भी सेंसेस है वो अलर्ट होकर चीज़ों को आइडेंटिफाई करने लगेंगे, यार क्या इन्फॉर्मेशन तो देनी है, इन्होंने कमांड दी हुई है। तो वो फिर मतलब ट्रेनिंग होने लगती है, उन जिस सेंसेस की ट्रेनिंग होने लगती है जो नॉन फिजिकल सेंसेस है, हमारी आंखें हैं, कान है, टच है, सेंस जो स्मेल कर रहा है। इसकी बाद जब ये स्ट्रांग होने लगता है तो हमारी लर्निंग पावर बढ़ती है, हम चीज़ों को लॉन्ग टर्म याद कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं। ये ईएसपी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, जिसे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोला गया है। ये बच्चों के अंदर पाँचों जो हमारी 5-6 ऑर्गन है, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हम याद कर रहे हैं चीज़ों को वो बेटर याद कर पाते हैं सर। बहुत बढ़िया। मैं इसीलिए बहुत शांति से सुनता रहा, आपको इंटरप्ट नहीं किया, क्योंकि आप इसको विस्तार से बता रहे थे। और एक चीज़ जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था वो इसमें मुझे समझ में आई। आकाश जी, मैं ये सोच रहा था कि आप लोग काम किस पे करते हैं, तो मुझे ये समझ में आया कि आप फिजिकल आउटर चीज़ों पे काम नहीं करते, बल्कि इंटरनल जो आपके सेंसेस हैं और जो सेंसेस बाहर वाली चीज़ों को भी गवर्न करते हैं, और जिन सब का ड्राइवर आपका दिमाग या मन या बुद्धि कहिए, आप उस पर काम करते हैं। जो चीज़ें कपिल जी बता रहे थे, ये चीज़ें मुझे लगता है कि हिप्नोसिस में भी लगभग सेम ही है ऑलमोस्ट। तो ये जो आप सेल्फ हिप्नोसिस की बात करते हैं, ये बेसिकली क्या होती है और कैसे ये दोनों मिल करके पावरफुल हो जाते हैं, यानी एनएलपी जिसकी चर्चा हो रही थी, क्योंकि ये सारे पार्ट एनएलपी के ही हैं जो आपने बताए। ये एक एक कीवर्ड जो आपने 4-5 बताए, फोटो से लेके ये सारी चीज़ें, ये एनएलपी का है। अब जब हिप्नोसिस मिल जाती है तो ये कैसे ताकतवर हो जाती है? फिर से वही बात, वही पॉइंट आएगा कि जितनी भी एनएलपी की प्रैक्टिसेस है, ठीक है, या फिर हिप्नोसिस में हम कहते हैं स्क्रिप्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए या फिर कुछ डेवलप करने के लिए इंसान के अंदर हम कुछ स्क्रिप्ट्स बनाते हैं हिप्नोसिस में, जो हम यूज़ करते हैं। वो वर्बल एक पैराग्राफ जैसा होता है जो मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है। अब वही बात है कि अगर मैं इसको कॉन्शियसनेस में आपको सुनाऊंगा, आप कुछ नहीं समझेंगे, आप समझेंगे सब कुछ, पर आपके अंदर वो चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उस इंसान को उस अवस्था में ले जाना पड़ता है जहां पर ये चीज़ें हम उसको आसानी से बता सकें। ठीक है। और उसका जो सबकॉन्शियस है, क्योंकि सारा कंट्रोल तो सबकॉन्शियस के हाथ में है। हम जैसे हिप्नोसिस में पढ़ाते हैं 10% जो काम है वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, 90% काम हमारा सबकॉन्शियस करता है। और जितने भी ये जादुई काम बताए इन्होंने कि मेमोरी पावर का बढ़ना, फोकस बढ़ना, कंसंट्रेशन, आंखों पे पट्टी बांध के देखना, या फिर केमिकल का रिलीज होना, हार्मोन्स का चेंजेस होना, वो सारा कौन कंट्रोल करेगा? आपका सबकॉन्शियस करेगा। इवन आपकी जो आंखें पल के जो झपक रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आपको कभी सोचना पड़ता है कि आज मैं, चलो भाई राइट लेग में आज थोड़ा ज़्यादा ब्लड भेजा जाए, अभी आंखें पटपटाई जाए, या अभी सांस ली जाए, अभी हार्ट बीट तेज किए जाए? ये हम नहीं सोचते, ये अपने आप होता रहता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस का काम है। इसी तरह जितने भी चेंजेस लाने हैं अपने जीवन में, अपने माइंड के अंदर पावर को बढ़ाना, कम करना, वो सारा सबकॉन्शियस का काम है। तो हिप्नोसिस यहाँ पर कब काम आता है? उसी समय में कि जहाँ पर हम उस इंसान को उस अवस्था में ले जाए, स्टेट ऑफ माइंड, जिसको हम हिप्नोसिस में कहते हैं थीटा ब्रेन वेव्स। जो हमारे ब्रेन वेव्स है, जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, अभी हम बीटा में हैं, बीटा ब्रेन वेव्स जो जागृत अवस्था में है, कॉन्शियसनेस। अभी मैं अगर आपको ये कहूँ कि सर्वेश जी आप आंखें बंद कर लीजिए और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, ठीक है, तो थोड़ी देर में आप आ जाएंगे अल्फा अवस्था में, क्योंकि ब्रेन वेव्स अभी कम हो गए, आप काम नहीं कर रहे, कुछ सोच नहीं रहे। अब उसके बाद भी अगर मैं आपको कुछ और टेक्निक्स हिप्नोसिस की करके और नीचे ले जाऊं, तब आप उस अवस्था में पहुंचेंगे जिसको हम कहते हैं थीटा ब्रेन वेव्स, जिसको मैजिकल ब्रेन वेव्स भी कहते हैं। और इसके ऊपर एक थीटा हीलिंग प्रॉपर एक थेरापी भी ट्रेडमार्क हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, यूएस की एक थेरापिस्ट है उसके द्वारा। तो जब हम उस इंसान को उस थीटा ब्रेन वेव्स में ले जाएंगे और उसके बाद ये सारी टेक्निक्स अप्लाएंगे, चाहे वो मेमोरी पावर की हो, चाहे वो थर्ड आई वाली हो, या फिर चाहे मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो, या कुछ भी हो, तब वो 100% मोर इफेक्टिव तरीके से काम करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर हिप्नोसिस की जरूरत है। कॉन्शियसनेस में आप ये नहीं कर सकते, कॉन्शियसनेस में आप 10 दिन करोगे, हिप्नोसिस में आप एक ही दिन करोगे, सेम रिजल्ट मिलेगा। अभी जो बता रहे थे कपिल जी, या आप जो बता रहे हैं, जब एक बच्चा होता है तो उसका ब्रेन जो है ना पूरी तरह डेवलप नहीं होता। आप जिधर चाहे मोल्ड कर, इसलिए कहते हैं कि बच्चों की मेमोरी पे वो ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए जो लॉन्ग टाइम तक उसके उस पर रह जाए। बिल्कुल। तो ये प्रक्रिया, या आपसे कोई जुड़ता है या आपकी कोई सर्विसेज लेता है, मान लीजिए वो एक 50 साल का है, एक 30 साल का है, एक बच्चा है कोई 10, 12, 15 साल का, तो ये किसके लिए ज़्यादा कारीगर होगा और किसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, या फिर तीनों पे सेम काम करेगा ये? जी, मैं वो क्लियर कर लेता हूँ, बहुत अच्छा सवाल करा आपने, कि यहाँ पर हमने ना सबको डिवाइड किया हुआ है। अच्छा। जैसे बच्चे हैं 6 साल से लेके
16-17 साल तक के बच्चे, उनके लिए एक अलग प्रोग्राम रखा हुआ है, क्योंकि उनके लिए जो हमें फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है, जो प्रोग्रामिंग करना है, वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। आपने बोला बिल्कुल सही बात है कि उनका लॉजिकल माइंड उतना डेवलप नहीं होता है, क्योंकि 13, 14, 15 जो टीनेज जब क्रॉस करता है, तब जो हमने बात की ना कॉन्शियस सबकॉन्शियस क्रिटिकल माइंड की, उसके बाद वो स्ट्रांग होना शुरू करता है। उससे पहले वो बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह होता है। जो आप प्रोग्राम करना चाहो, उनको अगर काला कलर दिखाओ, ये रेड है, आज से तुझे रेड कहना है, वो रेड कहेगा, ठीक है। तो उनके लिए हमने एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है, फिर एडल्ट के लिए पूरा एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है। तो दोनों में बिल्कुल अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ किया गया है, ताकि दोनों को सेम बेनिफिट्स मिले। अच्छा जी। तो मुझे एक बात और बताएं कि ये जो आप प्रक्रिया करवा रहे हैं, हमने सुना कि इस तरह की जितनी प्रक्रियाएं होती हैं वो किसी गुरु के सानिध्य में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रयोगात्मक है, केवल थ्योरेटिकल नहीं है। जी। ऐसे में कोई अगर आपके ऐप पे ही चला गया तो उसको सिर्फ पढ़ करके तो सीख नहीं सकता, सिर्फ वो कि रीजनिंग हो और उसको वो प्रैक्टिकल खुद से कर ले, या ऐसा है कि आप लोगों ने कोई व्यवस्था बना रखी है जहाँ पे आप उनको असिस्ट करते हैं, या कोई व्यक्ति होता है जो पीछे ड्राइव करता है अगर किसी ने आपका कोर्स ले लिया तो? जी बिल्कुल व्यवस्था है। एक तो जो हमारे वीडियोस बने हुए हैं, हाँ। वो बिल्कुल ऐसे गाइडेड बने हुए हैं कि कोई एक छोटा बच्चा भी अगर उसको सुनना शुरू कर देगा, वीडियो देखना शुरू करेगा, तो उसमें प्रॉपर उसको गाइडेंस मिल रहा है कि अभी आपको ये करना है, अभी आपको ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो प्रॉपर वो उस वीडियो को देख के फॉलो करेगा। दूसरा कि हम एवरी वीक एक लाइव सेशन करते हैं, ठीक है। जैसे अभी 31 को हमारा एक लाइव सेशन है, तो उस पूरे वीक के दरमियान उन्होंने क्या किया, क्या दिक्कतें आई, क्या कंफ्यूजन है, जो समझ में नहीं आ रहा है, और आगे प्रैक्टिस कैसे करें, तो वो हम तीनों यहाँ पर मिलके वहाँ पर उनको गाइडेंस देते हैं। तो वो एक लाइव सेशन उनके साथ हमेशा है। जो आप बता रहे हैं ना, एक गुरु की ज़रूरत होती है, तो गुरु हमेशा वहाँ पर उनको हर वीक मिल जाएगा जो उनको गाइड करेगा। तो वो भी दिक्कत नहीं है। बाकी जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सारे साइंटिफिक प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर जैसे हमें आध्यात्मिकता में जाना है, तब हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है, कोई इनिशिएशंस की ज़रूरत पड़ती है, मंत्रों की दीक्षा की ज़रूरत पड़ती है। पर ये चीज़ करने के लिए हमारे पास एक साइंटिफिक तरीका है। अब स्पिरिचुअलिटी में आज आपको पता ही होगा, ज़्यादातर तो लोग मूर्खी बनाने की बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो पार्ट पे हम जाने चाहते ही नहीं है, क्योंकि हम उनका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। हम उनको बताएंगे भाई ये मंत्र लीजिए, आप 1 करोड़ बार जप लीजिए, 6 महीने लग जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद उसको रिजल्ट मिला न मिला हमें भी पता नहीं, उसको भी पता नहीं है। तो वो भ्रम में डालना नहीं चाहते हम, क्योंकि वही चीज़ करने का हमारे पास अगर प्रूवन साइंटिफिक तरीका है तो हम क्यों ना उसको अपनाएं। तो आपके केस में रिजल्ट मिला ना मिला, इसकी कितनी केस स्टडी आपके पास होंगी, या कैसे, क्या पैरामीटर है जिसके थ्रू आप ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास 100 लोगों में इतने लोगों को ये रिजल्ट मिला और ये बिल्कुल प्रूफ है? तो जो बच्चे हैं, जैसे हमने कहा कि जो बच्चे 6 साल से लेके 16-17 साल तक के बच्चे, उनमें ऑलमोस्ट 95% रिजल्ट मिलता है एक ही बार में। एक ही बार की प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। अगर 5% जो बच्चे हैं, अगर वो 2-3 बार इस प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे तो उनको भी रिजल्ट मिलना है। और ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो आजकल लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है ना ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज़, उनकी बात कर रहा हूँ। ESP जो कह रहे थे। हाँ, क्योंकि सबको यही पता है आज, जितने भी आप वीडियोस देखेंगे उनमें यही है कि अगर बच्चा मेरा आंखें बंद करके चीज़ों को पहचान रहा है तो ही उसका मिड ब्रेन या पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी अदर जो बेनिफिट्स है उसमें तो 100% गारंटी है कि भाई आप जो आपका बच्चा है उसका पहले रिजल्ट देखिए, अभी रिजल्ट देखिए, और सिर्फ रिजल्ट की बात नहीं है, अदर एक्टिविटीज़, क्योंकि हर एक बच्चा पढ़ने में माहिर हो वो भी फिक्स नहीं है। वो ऐसे कोई बच्चे होते हैं जो एक्टिंग में भी अच्छे हैं, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, ठीक है। तो वहाँ पर वो रिजल्ट तो मिलने ही है। बस मैं ये आंखों पे पट्टी बांधने वाला कॉन्सेप्ट है, उसका 95% रिजल्ट बच्चे में आ जाता है। बड़े में जो है वो रेशियो थोड़ा कम हो जाता है, वो परसेंटेज थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि भाई बड़े होते होते उनका क्रिटिकल माइंड ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो जो हमें इम्प्लांट करना है उनके माइंड में वो उतना हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जब बड़े वो सुनेंगे, ठीक है, तो हमेशा उनके माइंड में क्या चलता रहेगा कि मैं ये करूँगा, तो जब मैं ये कर लूँगा तो मैं आंखें बंद करके देखना शुरू कर लूँगा, और यही विचार उनके माइंड में चलते रहते हैं जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करने देते हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो विदाउट एक्सपेक्टेशन, इसलिए हम कहते हैं कि जब आप ये वाली प्रोसेस करो, एक बच्चा बन जाओ, ठीक, जिसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, बस मैं खेल खेल रहा हूँ, म्यूजिक सुन रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई करेगा बड़ा, तो उसके चांसेस है वो आंखें बंद करके देख भी लेगा। हमारे वर्कशॉप में जैसे ऑफलाइन में आते हैं, 10 में से 6-7 लोग ऐसे होते हैं जिनका बढ़िया हो जाता है। उसमें से जो ऐसे कहना नहीं चाहिए पर जो लेडीज़ होते हैं, ठीक है, उनका तुरंत हो जाता है। लॉजिकल माइंड थोड़ा कम काम करता है।
ठीक है, तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि औरतें कहेंगी कि आप कह रहे हैं कि हमारा इसलिए लॉजिक मैंने लगा। कहा ना कि सिर्फ मजाक में कह रहा हूँ कि Emotional होती हैं वो हाँ, इमोशनल होते हैं, थोड़ा उनका फीलिंग्स ज़्यादा होती है, तो डेडिकेशन ज़्यादा होता है, तो उनका तुरंत हो जाता है। बाकी बड़ों में भी जो लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एकदम वरदान की तरह है, क्योंकि वहाँ पर क्या चाहिए, वहाँ पर चाहिए इंट्यूशन पावर, क्योंकि कुंडली तो देखेंगे, अब देख के बोलना क्या है। टैरोट कार्ड निकालेंगे, एक कार्ड निकाला, एक कार्ड के हजारों मीनिंग है, आप क्या बोलेंगे? तो वो जो बोलना है वो कहाँ से आएगा? वो आपके अंदर की आवाज़ आएगी, तो वो इंट्यूशन पावर जो है वो बड़ों में आ जाएगा लेकिन तुरंत। इसमें दो तीन चीजें हैं, जैसे कार्ड के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैं निम्रों की बात करूं, वास्तु की बात करूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, तो ये तो कैलकुलेशन पे चलती है। कैलकुलेशन पे चलती है, बिल्कुल तो सही है। क्योंकि जितना सटीक कैलकुलेशन होगा ग्रह नक्षत्रों का और दशाओं का, उतना ही बढ़िया प्रिडिक्शन होने वाला है उसमें। सही है, बिल्कुल सही। हो सकता है कि उसमें इंट्यूशन की बात आए, जो आपका ये टैरो कार्ड होता है। मेरा एक सवाल यही था, अगला सवाल यही मैं पूछने वाला था कि अगर कोई 100% समर्पण नहीं करता है और वो अपने आपकी बताई हुई चीज़ों पे अपना ब्रेन लगा रहा है लगातार, तो लॉजिक लगाते हुए ये काम नहीं करेगा। वो नहीं कर पाएगा, वो तो साफ बात है ना, क्योंकि हमारा काम क्या है? हमारा काम है भाई, हमें आपके माइंड में कुछ इम्प्लांट करना है, वो हमें करने तो दीजिए। क्वेश्चन बाद में करिएगा ना, पहले जो हम आपके माइंड में एंटर करवाना चाहते हैं उन फ्रीक्वेंसियों को भेजने तो दीजिए, उसके बाद सोचिए ना क्या होता है। ठीक है, और प्रोसेस ऐसा नहीं है कि देखिए बड़े में भी क्या ना, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसने 7 दिन वीडियो को फॉलो किया, 8 दिन फॉलो किया, ठीक है, अब उसने वही ब्लाइंड फॉल वाली प्रैक्टिस करना शुरू किया, 10 में से 5 सही निकले, खुश हो गया। ठीक है, वो सोचता है कि अभी जो 50% है वो 80% हो जाए। वो क्या करेगा, फिर से थोड़े दिन बाद फिर से 8 दिन फिर से वो प्रैक्टिस जो है को फॉलो करेगा, रिपीट करेगा। तो अगर वो ऐसे 3-4 बार भी कर लेता है तब भी उसका वो रिजल्ट बढ़ जाएगा। कपिल जी, आप ये कह रहे थे पिनियल ग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे और जिन विधाओं के बारे में बात कर रहे हैं, कोई केस हिस्ट्री ऐसी आप लोगों के पास आई कि जिसने इस पे किया हो, किसी दूसरे ही जोन में चला गया हो, या कुछ ऐसा कि उसके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होने लगी हो जो नॉर्मल ना हो, पैरानॉर्मल हो? जी, मैं आपको बहुत बताता हूँ, हमारे पास सर बहुत सारी केस स्टडी है, मतलब मेरे को फिर मतलब पूरा दिन इसी में लग जाएगा। अभी आप श्रेयांश जैन की बात करें, आगरा से, उन्होंने स्टेट लेवल क्रिकेट में पहुँच गए हैं, जिनका बहुत परफॉर्मेंस लो था एक टाइम पे, लेकिन जैसे ही हमने ट्रेनिंग शुरू करा, आज बच्चे वो बहुत तेज़ी से स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हुआ है। एक रमन शर्मा करके हैं जो जयपुर से हैं, जिन्होंने नेशनल लेवल पे उन्होंने शूटिंग करते हैं, वो आंख बंद करके, आंख पे पट्टी बांधकर शूटिंग करते हैं, तो बहुत पॉपुलर है इस समय। और इस पॉडकास्ट के साइड में उनका कुछ वीडियो भी मैं उनसे मंगा लूंगा, तो वो भी आप दिखा सकते हैं उसमें। ये आपकी केस स्टडी है? हाँ, जिसका नाम ले रहे हैं ये केस स्टडी है। रमेश शर्मा है जिन्होंने नेशनल लेवल पे आर्चरी में जो निशाना लगाते हैं, आंख पे पट्टी बांध के, वहाँ तो लोग आंख खोल के लगा रहे हैं, वो आंख पे पट्टी बांध के सीधा लगा देता है टारगेट सीधे। तो कहने का मतलब है, ये इस तरीके के बच्चों के परफॉर्मेंस हमने देखे। बच्चे का मैथ वीक था, मेरा सर सबसे पहले पता है दिमाग कब हटा इस चीज़ से, क्योंकि मैं ट्रेनिंग दिया सर एक बार दिल्ली में, और वहाँ पे क्या हुआ, मैं बच्चों को ट्रेनिंग देके चला आया। 2 दिन की ट्रेनिंग करते थे उस टाइम पे। और इसमें ये भी एक थोड़ा सा लूप होल है कि लोग क्या है, 2-2 दिन में सोचते हैं कि ये सब कुछ हो जाएगा। लोग दे देते हैं ना 2 दिन की वर्कशॉप देके 10,000 ले लिए, 15,000 ले लिए, पर सर ये 2 दिन का काम नहीं है। जैसे हम नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, ऐसे ही ये भी एक मेंटल डाइट है, ब्रेन की डाइट है, जो हमेशा रोज़ देनी है, भले हमें 10-15 मिनट दें। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस के लिए ये हमारी जो ऐप है, ये ब्रेन गुरुजी, ये रेगुलर प्रैक्टिस के लिए बच्चों को हेल्प कर रही है, जहाँ पे बच्चा अब उसको कोच की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है। कभी होता क्या कि मैंने 10,000 रुपये लिए ट्रेनिंग दे दी और उसके बाद फिर वो कोच को भी अप्रोच नहीं कर पा रहा है, अप्रोच से बाहर है बच्चा, तो पेरेंट भी बाहर है, अब वो पूछ भी नहीं रहे शर्म के वजह बच्चे को हम क्या कराएं, और वो कर भी नहीं रहा है। तो वो हमारा सारा पैसा भी वेस्ट हो जाता है पेरेंट्स का, 10,000 20,000 जो देके आते हैं 2-2 दिन की वर्कशॉप, 10-10 दिन की वर्कशॉप के नाम पे, और वो बच्चों पे अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं, और फिर बच्चा वहीं की वहीं ढाक के 3 पास जहाँ पर था वहीं रह जाता है। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी था, इसको हमने रियलाइज़ किया, इसीलिए इस ऐप के थ्रू हम लोग बच्चे को रेगुलर प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। वहाँ सब ऑटोमेशन में है, कोई भी बच्चा देखेगा अपने आप, एक चीज़ इतनी आसान भाषा में दी हुई है कि कोई भी इसको अप्लाई करेगा। पेरेंट को किसी कोच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि दोबारा उसे ऑफलाइन भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इवन वो अपने बच्चे का तो कर पाएगा, साथ में आस पड़ोस के रिश्तेदार के बच्चों को भी अगर कराना चाहे तो करा सकता है। आप ये कह रहे हैं कि पेरेंट खुद ही कोच बन जाएगा? कोच बन जाएगा क्या? हाँ, वो खुद का करे, अपने रिलेटिव का भी करे, सबका कर सकता है। कल एक फ़ोन आया था, मुझे बोल रहा था कि सर आपने ये हमें ऐप तो दे दी, ठीक है, बहुत बढ़िया है, अब मैं ये लेके एक स्कूल में चला जाऊंगा और 100 बच्चों को करा दूंगा तो आपका नुकसान नहीं हो जाएगा? मैंने कहा भाई हमारा कोई नुकसान नहीं है, आप ऐप को यूज़ करिए, लोगों की हेल्प करिए, बढ़िया है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, क्या दिक्कत है? वही इंपॉर्टेंट है कि अच्छी चीज़ें फैलें, क्योंकि सर पूरे दुनिया में हमारा माइंड सेट ही क्या है, नेगेटिव चीज़ों को पहले पकड़ता है ना। शराब की दुकान पे बहुत भीड़ मिलेगी और एक दूध वाले की दुकान पे उतनी भीड़ नहीं मिलेगी। तो नेगेटिव चीज़ें फैलने में बहुत आसान तरीके से फैल जाता है और चीज़ें जल्दी वायरल हो जाती हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ और अच्छी चीज़ों
चीज़ों के लिए सर बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, जोर लगाना पड़ता है, और बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छी चीज़ों को फैला रहे होते हैं। आप जैसे लोग जो इस अच्छी चीज़ों को फैलाने के लिए हम लोगों को मौका दिया, तो ऐसे कम है बहुत माहौल। तो हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें फैले, जैसे बुराई को तेज़ी से फैलाने वाले लोग काम कर रहे हैं, ऐसी अच्छाई को तेज़ी से फैलाने वालों की भी बहुत ज़रूरत है आज इंडिया में। तो आज टेक्नोलॉजी को हमने टूल बनाया कि अब ये गुरु का काम करेगा। टेक्नोलॉजी ऐप हमारा जाएगा घर घर, और ब्रेन गुरुजी को जो एक नाम टाइटल है कि वो उनका हो सकता है कि एक अच्छा गुरु उनको वहाँ पे मिल जाएगा ऐप के थ्रू, और हम लोग तो कनेक्ट रहेंगे ही रहेंगे। और मैं आपसे जो अधूरी बात रह गई थी, एक जो बीच में मैंने बोला था कि मेरे दिल्ली में जो एक्सपीरियंस हुआ था सर, वहाँ पे एक लड़की का 55-60% मार्क्स आते थे मैथ के अंदर। उसका नाम था शिवानी करके था, सरदार थे, कौर, शिवानी कौर करके था। तो उनका फ़ोन आया फादर का 15-20 दिन बाद, और एग्ज़ाम थे उनके, और उसी दिन से मेरी लाइफ एकदम अलग डायरेक्शन में चली गई थी। वहाँ से इसी फील्ड में मैं फिर डीप में चला गया। उसका फ़ोन आया, सर आपने सर क्या क्या सिखा गए बच्चे को आप? मैंने बोला क्या सिखा दी भाई, क्या हो गया? मेरे को लगा कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, क्योंकि लोग शिकायतें ज़्यादा करते हैं कि ये क्या करा रहे हो, काला जादू, पीला जादू। इंडिया में ये सब चीज़ें जल्दी लोग इसको लेते हैं, अच्छी चीज़ को नहीं पकड़ रहे थे। तो उन्होंने बोला सर ये क्या कर दिया आपने, मेरी बच्ची का तो मैथ में 99% मार्क्स आए हैं। मैंने कहा सर ये क्या बात कर रहे हो? सर आपको कल एनी हाउ दिल्ली आइए मेरे पास, और वो गुरुद्वारे के थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, काफ़ी पुरानी टाइम हो गई, जो 2017 की बात है। तो उस टाइम उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे को सर बैठा के मतलब रेस्टोरेंट में बड़े तरीके से बिठाया। उस टाइम तो हम ऐसे 2 दिन फ्री करके आ गए थे, उनका गुरुद्वारे में हम लोगों का था एक कि हम फ्री करके आएंगे बच्चों के लिए। तो वहाँ पे उनका सर इतना मोबिलाइज हुए, इतना ब्लेसिंग दिया, उन्होंने डिनर खिलाया, उन्होंने रोका रात में, बोला सर मेरी बच्ची की तो लाइफ बदल गई है। और मैंने बोला कैसे हुआ ये? फिर मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कि हम तो और बच्चों पे भी करते हैं, उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, क्योंकि हमें भी पता ना, हम भी सीख रहे थे उस टाइम पे। तो हमें पता चला कि उन्होंने 20 दिन लगातार प्रैक्टिस कराई थी उस बच्चे की, और कम से कम आधा घंटा रोज कराते थे, पेरेंट खुद इन्वॉल्व होते थे उसमें, तो उनकी बच्ची के रिजल्ट आए। ज़्यादातर किस में क्या होता है, पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो सीख के 2 दिन उन्हें लगता है कि बस कर दिया सामने, उन पेरेंट को लगता है कि पैसा दे दिया तो सारा काम हो गया उनका, फ्री हो गए। ऐसा नहीं होता है सर, पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारी कि पैसा खर्च करने के साथ साथ उन्हें क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, एक गुरु और मेंटोर की तरह उनके साथ रहना पड़ेगा। एटलीस्ट हम लोग जो कह रहे हैं उन्हें 10 मिनट तो उनके साथ रह के हमारी चीज़ों को प्रैक्टिस करा लो, बस हम ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहे, 10 मिनट क्वालिटी टाइम पेरेंट जो हम लोग सिखा रहे हैं ऐप के थ्रू, अगर वो उतना टाइम भी दे देता है पेरेंट बच्चे के लिए, तो बच्चे के अंदर जो परिवर्तन हमने देखा उस शिवानी कौर के लाइफ में, जो उनको 99% मैथ में मार्क्स आ गए, या श्रेयांश जो अपनी स्टेट लेवल पे क्रिकेट में खेलने जा रहा है, या नेशनल लेवल पे रमन शर्मा पहुंच गए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। श्रेष्ठा जैन है, एक क्या कहते हैं, मोहित करके नाम है, मोहित गर्ग, ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे इस समय दिमाग में भी नहीं आ रहे, मतलब हज़ारों की तादाद में। फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशन दिया। एक बच्चे का तो स्किन ही इतनी ग्लो करने लगी थी, मैंने कहा क्या हुआ भाई, तुम्हारा स्किन वाला सेंस ज़्यादा ऑर्गन हो गया, मतलब एक्टिवेट हो गया स्किन का सेंस, तो उसकी ग्लो करने लगी अचानक से। बोला सर ये स्किन मेरी बड़ी ग्लो कर रही है। मैंने कहा ऐसी है, ये तो ताकत है, हमारे माइंड की पावर है, और सेंसेस की इंटरनल जो सेंस है हमारे, उसको हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होंगी कुछ ना कुछ, और सब पॉजिटिव होती हैं। सबसे बड़ी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर, इसका कोई, क्योंकि बहुत भ्रम होता है लोगों का, इसको कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि लोग इससे कनेक्ट करते हैं ना, क्योंकि पता नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं इसका कोई साइड पॉजिटिव इफेक्ट है, बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा, या उसका कोई अंदर का टैलेंट है वो निकलने लगेगा, निखरने लगेगा, उसके फोकस बढ़ने लगेगा, मेमोरी बढ़ने लगेगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। इसीलिए हम डंके की चोट पे सर बैठे हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, इतना ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, इसीलिए हम लोग बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमने 10 साल इसको जिया है, इसको अनुभव किया है, इसको प्रैक्टिकल देखा। नहीं, कुछ नाम आपने ऐसे लिए जो सच में समाज के बीच में है, और आप इतनी मतलब दावे के साथ ये बातें कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी, बिना सच्चाई के तो आप ये नाम लेंगे नहीं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। एक आखिरी सवाल मेरा, सवाल एक है लेकिन दोनों से है, उस सवाल का जवाब आप दोनों दीजिएगा। जितना इन विषयों में बात करता हूँ, गेस्ट को मैं समझ पाता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्पिरिचुअलिटी में पहले से हैं। बिल्कुल सर, ये वो ही सारी चीज़ें हैं जो अध्यात्म की ताकत है। जैसे आप ये जो अलग अलग विधाओं में जाकर के इतनी चीज़ें एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारी साधना पद्धति को, अध्यात्म की साधना पद्धति को, एक पद्धति को आदमी आजमा ले तो ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगी। मेरा सवाल बस ये है कि आज, अब जो पहले आध्यात्मिक लोग कहते थे, हमारे शास्त्र कहते थे, अब साइंस उस पर मुहर लगा रही है कि भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये सही कह रहे हैं। जैसे आप अल्फा बीटा थीटा गामा की बात कर रहे हैं, और आप उन स्टेज की बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी अध्यात्म कहता था। तो ये जितने भी ट्रेनर हैं और आप लोग भी, इसको अध्यात्म का नाम देने के बजाय साइंस का नाम क्यों देते हैं? जबकि यही विदेशी धरती पे लोग ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान की आध्यात्मिक शक्ति है।
तो आप लोग आध्यात्मिक, पहले आपसे कि इसको आध्यात्मिक की तरफ ले जाने के बजाय साइंटिफिक क्यों ले जाते हैं? सर आपका बहुत अच्छा सवाल लगा ये, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है अध्यात्म का मतलब केवल जाके हिमालय पे तपस्या करना है। हाँ। अध्यात्म का मतलब संसार छोड़ के किसी पहाड़ पे बैठ के तुम्हें साधना और ध्यान करने बैठ गया, मतलब संसार माँ बाप को छोड़ के बच्चा या बड़ा ये इस दिशा में चला जाएगा। नहीं, ये बहुत बड़ा एक भ्रम है। अध्यात्म आज एक, जैसे कहते हैं ना, एक 100 माले का कोई बिल्डिंग बन रहा है, तो उसका जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, 100 माले का आप 200 माले तक भी ले जाओगे, उसका फाउंडेशन पे डिपेंड करेगा। तो अध्यात्म सर फाउंडेशन है। ये एक संतुलन है जो आपके सांसारिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन दोनों को संतुलन कैसे करना है, इसका पूरा एक विज्ञान जो हम लोगों ने सीखा, लर्निंग करी, तो दोनों का होना ज़रूरी है। इसीलिए आज स्पिरिचुअल क्वोशेंट पे बात कर रहे हैं कि आज एसक्यू बच्चों का अच्छा होना चाहिए, बड़ा एसक्यू पे काम करना चाहिए। अभी तक तो नहीं आ रही थी ये बात चर्चा में एसक्यू पे, क्योंकि अध्यात्म का अलग मतलब था। लेकिन आज समझ चुके हैं कि अध्यात्म संसार में भी सफल होना है, बच्चों को कुछ अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, देश की सेवा करनी है, देश को विश्वगुरु बनाना है या देश को आगे ले जाना है, तो उसके लिए अध्यात्म का बेस और फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे संसार में तो बच्चा उपलब्धियां पाएगा ही पाएगा, सफलता मिलेगी, बाकी उसका जीवन आनंद में रहेगा, खुश रहेगा और हैप्पी रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों को डर लगता है कि हिंदुस्तान में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं जी। और जैसे ही आप इसको अध्यात्म की बात करोगे तो कुछ लोग खुश हो जाएंगे, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे और कुछ लोग कंट्रोवर्सी पैदा कर देंगे। यही वजह है, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन सभी लोगों की बात करता हूँ कि जो बात आध्यात्मिक करते हैं सहारा विज्ञान का लेते हैं। ठीक है, सही है। देखिए, मेरा मानना ये है कि एक तो पहली बात है कि आध्यात्म क्या है ये कोई जानता नहीं है आजकल। आप जैसे आपने बताया कि हर एक संप्रदाय, अगर अध्यात्म की बात करें तो वहाँ संप्रदाय आना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात है। तो अभी का जो माहौल है हमारे भारत का, वो आध्यात्मिक नहीं है, उसको हम धार्मिक कह सकते हैं। हाँ। आध्यात्मिक नहीं कह सकते। दूसरी बात, हम इसको साइंटिफिक क्यों कहते हैं, तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि आज जो एक रियल आध्यात्मिक प्रोसेस जो है वो बताने वाला कोई है नहीं। जितने भी, आपको भी पता होगा, आप पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, आप देखते होगे सोशल मीडिया पे, जो भी लोग बेच रहे हैं वो सिर्फ अपना पैसा बनाने के चक्कर में बेच रहे हैं। अब उससे फ़ायदा होगा नहीं होगा, कोई उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, या फिर वो आपकी गारंटी नहीं ले सकते। अब जैसे हम चलाते हैं हिप्नोथेरापी, उसको हमारे कल्चर में सम्मोहन चिकित्सा बहुत पुराना है, ठीक है, पर हमारे भारत की एक दुर्दशा क्या है आपको भी पता होगा। पहले योग, यहाँ पर योग चलता था, कौन पूछता था? जैसे ही अमेरिका ने उसको योगा करके पेटेंट करा, सब लोग उसको पूछने लगे, वाह भाई बड़ा अच्छी चीज़ है। हिप्नोसिस के साथ वही हुआ है। सम्मोहन चिकित्सा हजारों साल पहले यहाँ पर थी, कोई पूछता नहीं था। जैसे ही यूएस में इसको हिप्नोथेरापी के नाम से प्रोड्यूस किया गया, यहाँ से लोग, दुर्दशा देखिए आप, यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं, आज की तारीख में भी लाखों रुपया खर्च करके एक सर्टिफिकेट लेके यहाँ आते हैं और हिप्नोथेरापी, बताओ। तो यहाँ की जो जनता है ना, वो ये समझना चाहती है कि अगर आप कोई साइंटिफिक नाम लेंगे, अगर आप कोई फॉरेन की कंट्री का नाम लेंगे, तो ही हम उसको इंपॉर्टेंस देंगे। तो इसीलिए हमें भी ये करना पड़ता है कि भाई लोगों को जो जिस भाषा में समझ आए उसी भाषा में समझाना पड़ता है कि भाई हम हिप्नोथेरापी करा रहे हैं, साइंटिफिक चीज़ है। दूसरा वही है कि लोग डरते हैं कि भाई अगर मेरे बच्चे ने या मैंने खुद ने अगर ये कर लिया, कहीं मैं साधु संत बन गया, कहीं कोई भूत प्रेत लग गया, कोई काला जादू हो गया, भूत दिखना शुरू हो गए, तो क्या होगा। इसलिए हम अध्यात्म को थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में अध्यात्म जो है वो सेल्फ के लिए होता है, आत्मा का अध्ययन वही अध्यात्म है। तो उसको हम बाहरी चीज़ों के साथ नहीं जोड़ते, हम साइंटिफिक वे में चलते हैं कि भाई ये हिप्नोथेरापी है और ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन है या पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन है, जो भी है, यही कारण है। चलिए, आपको बधाई देता हूं कि आपने बड़ा साफ गोई से, स्पष्टता से ये आपने स्वीकार किया कि बेस तो अध्यात्म ही है। कपिल जी, आप भी और आपने ये कहा कि हम करते वही हैं, हिप्नोसिस चिकित्सा करते हैं। हाँ, जरूर लेकिन करते लोग यहाँ नहीं मानते, तो अमेरिका के सर्टिफिकेट को चिपका करके हमने हिप्नोसिस साइंस कर दिया। एक बात कहूँ, जैसे पुराने ज़माने में था, कल्चर क्या था हमारा कि जैसे बच्चा गुरुकुल में जाता है, सबसे पहले उसकी थर्ड एक्टिवेट होती थी, उसके बाद उनको पढ़ाया जाता था। एक साथ गुरु एक बार मंत्र बोलता था, उसको तुरंत याद रह जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक्टिवेट हुआ है, पीनियल ग्लैंड, मेमोरी पावर बढ़ गई है। अब आज की एजुकेशन सिस्टम देखिए आप, ये चीज़ों को तो कोई पूछता ही नहीं है, सीधा जाएंगे, बुक्स पकड़ाएंगे तरह तरह की और पढ़ाना शुरू कर देंगे। वो कहाँ बच्चा पढ़ पाएगा। दरअसल क्या हुआ कि मैं इसको यहीं रोकूंगा, क्योंकि बातचीत चलती रहेगी तो चलती रह जाएगी। 1 घंटे का वक्त हो चुका है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अधूरी रह गई होगी। जब हमारी ऑडियंस से कहेगी कि पार्ट 2 चाहिए या 7 डे सीरीज चाहिए, तो हम फिर इस पर बैठेंगे, बात करेंगे आगे के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कहीं मैं पढ़ रहा था कि जब अंग्रेजों ने ये सोचा कि हिंदुस्तान को कैसे तोड़ा जा सकता है, तो उन्होंने ये कहा
या मुगलों ने भी जब सोचा तो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक रूप से इतने मजबूत हैं कि इन्होंने पत्थरों को भी भगवान मान करके जान पैदा कर दी। तो उन्होंने कहा क्या सोचा कि इनको सबसे पहले डिस्ट्रॉय करने के लिए इनके जो अपने रिचुअल्स है ना, जो इनकी अपने रीति रिवाज संस्कृत है ना, उसको डिस्ट्रॉय करो, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इतना बड़ा है, अलग अलग विविध भाषा, बोली, खान पान, कपड़े, उसके बाद भी ये सारे लोग एक हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो अध्यात्म की वजह से। तो उन्होंने लॉर्ड मैकाले जैसी पद्धति ले आए और हमें ऐसी एजुकेशन दी कि हम टूट गए, बिखर गए और सुपीरियर इन्फीरियर समझने लगे। जैसा आकाश जी कह रहे थे कि जब हम होते हैं गुरुकुल में तो वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, सब बराबर होते हैं, लेकिन आप जब यहाँ अलग अलग बोर्ड में होते हैं तो वो एक मानक होता है कि आप छोटे हैं या बड़े हैं। एक मज़ेदार बात कि किसी ने कहा था कि एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो अगर आप अपने आप को केवल साध लें अंदर और बाहर से, तो ये जो भौतिक रिफ्लेक्शन है ना, उसे तो आप पा ही लेंगे, क्योंकि कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। क्योंकि ये जितनी दुनिया बाहर दिख रही है वो सब आपके इनर रिफ्लेक्शन का नतीजा है। क्योंकि भगवान की बनाई हुई चीज़ों को अगर छोड़ दें तो ये जितनी चीज़ें क्रिएट हुई हैं वो दिमाग ने बनाया है, और उसी दिमाग पे आज ये चर्चा हो रही थी। मैं थर्ड आई पे नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि थर्ड आई त्रिकालदर्शियों की बात होती है, एक साधना होती है जिसमें कई जन्म लग जाते हैं, और अगर अध्यात्म में हम घुसेंगे तो वो दूसरी बात होगी। तो मैं थर्ड आई पे कोई क्लेम नहीं करता, लेकिन उसके अलावा जितनी बातें हुई हैं मैं उसको इसलिए भी स्वीकारता हूं कि हमारे अध्यात्म ने बताया है, थर्ड आई के बारे में हमारे अध्यात्म ने ही बताया है, लेकिन वो इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है। और मज़ेदार बात क्या कि हिंदुस्तान के अध्यात्म ने जिसको बताया उसी को बाद में साइंस ने मोहर लगाई, जबकि अध्यात्म तो सनातन का मतलब कि जाने कब से है वो, और साइंस कब आई। तो मुझे ये लगता है कि आपको अपने दिमाग की कसौटी पे इन चीज़ों को कसना चाहिए। और जिस तरीके से आज ये बातचीत हुई है, एक चीज़ के लिए आपको भी आप लोगों का एहसानमंद होना पड़ेगा कि इन्होंने चीज़ों को खोल करके बताया है। हमने भी कोशिश की कि समस्याओं को डिकोड करें और उसके बाद उसका क्या समाधान हो सकता है उसकी तरफ आप जाएं, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें, और जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उसका समाधान आप यहाँ पा सकते हैं। बहुत सी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी हमारे मिल जाएगी, और अगर आप लोगों से कांटेक्ट करना चाहेंगे तो उसकी डिटेल भी हम आपको दे देंगे। बाकी आखिरी में वही कहूँगा कि आपके जो कमेंट होते हैं वही हमारी एनर्जी होते हैं, वही हमारे ऑक्सीजन होते हैं। जब आप ये कहते हैं कि पार्ट 2 चाहिए या 7 डे सीरीज चाहिए, तो हमें लगता है कि ये विषय आप लोगों को छू गया है और आपके फ़ायदे का, आपके मतलब का है, और समाज में कुछ बदलाव ला सकता है और खुद के काम को हम सार्थक कह सकते हैं। तो अंत में यही कि मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का, और आप इंतज़ार करिए एक नए एपिसोड का।